गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। आज हम अपनी क्लास 8 का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता में कवि ने बताया है कि किस प्रकार जो चिड़िया हैं वो अपनी कठिन परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी क्या है, हार नहीं मानती है। तो कवि ने संदेश दिया है हमें कि हमें कभी भी किससे कैसी भी स्थिति हो कभी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो जाते तो कोई ना कोई रास्ता बचा रहता ही है, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते हैं ना। तो वो भगवान हमारा साथ हमेशा रहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अब भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अब भी झड़ती हुई पत्ती। तो कवि क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में, बोल रहे हैं कि विषम परिस्थितियों से भी हार न मानने का संदेश देते हुए वो कह रहे हैं कि क्या है, ये कठिन समय नहीं है। वो कहते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अब भी दबा है चिड़िया की चोंच में। वो कह रहे हैं जब भी चिड़िया के जैसे घोंसले या तूफान आता है तो घोंसले टूट जाते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि ये अभी भी कठिन समय नहीं है। अब भी क्या है, चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनका दबाया है और वो तिनके से क्या कर रही है, उसने तिनका तिनका करके अपना जो घोंसला फिर बनाया और वो अब उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती। और अभी भी पत्ते झड़ रहे हैं। मतलब इस कविता में कवि ने साधारण से उदाहरणों से बताने की कोशिश की कि उम्मीद की किरण हमेशा बची रहती है। भयंकर तूफान के बाद की तबाही के बाद भी चिड़िया इतनी हिम्मत करती कि तिनकों को क्या चोंच में दबाकर उड़ जाती ताकि नए सिरे से अपना घोंसला बना सके। पतझड़ के बाद भी ऐसा नहीं है कि जगत खाली हो गया हो। अभी भी कोई ना कोई है जो झड़ती हुई पत्ती को उठाकर उसमें कुछ उपयोगिता तलाश लेता है। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कभी थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया। तो क्या कह रहे हैं कि वक्त कितना भी ख़राब हो, कवि क्या कह रहे हैं, वक्त कितना भी ख़राब हो लेकिन क्या स्टेशन पर, वो कहते हैं अभी भी भीड़ रहती है स्टेशन पर। ठीक है। रेलगाड़ी जब भी जाती है तो क्या कहते हैं, स्टेशन पर भीड़, लोगों की भीड़ रहती है, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि कोई ना कोई उन्हें उनकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा। गंतव्य अर्थात लक्ष्य, मंजिल, क्या जहाँ उनकी, और वहाँ पे उनके आज भी उनकी मंजिल पर उनका कोई ना कोई इंतज़ार करता है। कोई यह आवाज़ लगा रहा होगा कि जल्दी आ जाओ, अब क्या है, सूरज ढलने वाला है, अर्थात अंधेरा होने वाला है। तो फिर क्या कहते हैं, हाँ, वक्त हो गया। जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो उनकी माँ उन्हें सूरज ढलने का वक्त करके आवाज़ लगाकर बुलाती है। तो जब कोई व्यक्ति बाहर किसी काम से निकल जाता है तो उसके घर वाले उसका इंतज़ार ज़रूर करते हैं। इस इंतज़ार में मानव रिश्तों की मजबूत बुनियाद होती है, जो किसी भी व्यक्ति को रोज़ काम पर निकलने और फिर घर लौटने की प्रेरणा देती है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुनरा रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं है सबसे कठिन समय नहीं। फिर वो कहते हैं कि क्या, कवि कहते हैं कि जब लगता है कि सब कुछ क्या होगा, ख़त्म होने वाला है, तो वह वक्त किसी कहानी या सिनेमा के क्लाइमेक्स की तरह होता है। ठीक है। जब जैसे आपको आपकी नानी जब कहानी सुनाती है, नानी या दादी जब आपको कहानियाँ सुनाती है तो आपको कहानी में लगता है कि अब अंत हो गया, लेकिन अंत में कहानी में सब कुछ अच्छा हो जाता है। कहते हैं ना, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कहते हैं ना, अगर ये सब कुछ सही हो गया तो ये अंत है, और अगर सब कुछ सही नहीं हुआ तो इसका मतलब कि वो अंत नहीं है, वो अभी भी कहानी बची है। तो क्या कहते हैं, तो यही वह समय होता है जब किसी कहानी का आखिरी हिस्सा क्यों किया जाता है, जब लगता है कि खलनायक क्या होता है, खलनायक सबको परास्त करके एक विजयी अट्टहास लाएगा, तभी नायक एक झटके में बाजी पलट देता है और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है। कहा जाता है कि हर काली रात के बाद क्या होता है, सवेरा होता है। तो वही बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, जब वो कथा सुनाती है दुनिया के तमाम बच्चों को, तो वो बोलती हैं अभी एक अंतरिक्ष के पार की दुनिया से एक बस आएगी जो सबको बचा कर लाएगी। तो यही बोल रहे हैं कि ये कविता किसने लिखी है, जया जादवानी ने। ठीक है। अब हम क्या बोला है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। देखिए, यह कठिन समय नहीं है बताने के लिए कवि ने बहुत से तर्क दिए हैं, जैसे कि एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ सूरज डूबने का समय हो गया, अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है।
फिर क्या, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो हमें बोलना है चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर क्यों उड़ने को तैयार क्यों है, वह तिनकों में क्या करती थी, बोले। तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है, ठीक है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी और घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा देगा, ठीक है। अब क्या है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किस कार्य को वह कर रहा है या नहीं। देखिए, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग किया, तो अब मुझे अभी भी सिर दर्द बोल सकते हैं, हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम अभी भी गाँव में रहते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो 3 वाक्यों में निरंतरता का भाव है ना, निकल रहा है। अब क्या है, नहीं और अभी भी के साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन से भाव छुपे हैं। नहीं, अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है, और नहीं, अभी भी मेहमान के आने में देर है। तो ये अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध करता है, तो नहीं से कार्य के ना होने का पता चलता है, ठीक है। कविता से आगे क्या है, घर के बूढ़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाले किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसमें आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो आपकी दादी या नानी ने आपको कोई कहानी सुनाई होगी जिसमें अंत में सब कुछ ठीक हो जाता होगा, तो आपको उस कहानी को बताना है। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान के घर लौटने चलने सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखना है आपको। देखिए, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन भी हो सकते हैं। मेरे तो 2 दिन की क्या होता है, दिन की शुरुआत और अपने दिन की शुरुआत और दिन के अंत माँ जो होती है वो हमेशा अपने बच्चों का इंतज़ार करती है, वो चाहे स्कूल से आए, कॉलेज से आए, ऑफिस से आए। माँ के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते हैं ना। तो सुबह में प्यार से माथा चूमकर माँ ही हमें विद्यालय भेजती है या दफ्तर भेजती है, कहीं भी आने में भी देर हो जाए तो डांट भी माँ लगाती है। तो ऐसे हर किसी के लिए कोई ना कोई प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति होता ही है, ठीक है। अनुमान और कल्पना, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है। आपकी राय में यह झूठ है या सच, यही झूठ कविता में ऐसा क्यों लिखा गया, अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान तथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी, बचे हुए लोग खतरों में क्यों घिर गए होंगे। संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सके तो बनाइए। अब देखिए यहाँ पे बोला है, देखिए पहले तो क्या है, प्रस्तुत कविता में क्या कवि ने अपना आशय स्पष्ट करने के लिए कल्पना का सहारा लिया। अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सभी बातें काल्पनिक है। इस प्रकार की कल्पना को फैंटेसी कहते हैं, ठीक है। कविता में फैंटेसी बनाए रखने के उद्देश्य से कवि ने ऐसा लिखा है कि दूसरी दुनिया के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों के पास भी कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है दूसरी दुनिया के बारे में। अब क्या बोला है इसमें, बस तो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ, ठीक है पाठ। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।